नमस्कार, मैं आपके साथ शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मेडिकल चौपाल। मेडिकल चौपाल में हम आपको मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हर एक वो बातें, हर एक वो बारीकियां समझाएंगे जो बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर है और जरूरी भी हैं। शिक्षा एक ऐसा लोगों की जिंदगी में पड़ाव आता है जिसपे वो आगे बढ़कर अपने आप को पॉलिश करते जाते हैं और उस मुकाम को हासिल करते हैं जो सपने उन्होंने बचपन से देखे होते हैं। और इन्हीं सपनों को अगर आपको साकार करना है तो न्यूज स्पीड में आपको आना बहुत जरूरी है। न्यूज स्पीड अगर इंस्टीट्यूट आप आते हैं तो आपकी मेडिकल से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं, तमाम वो बातें, उनके जवाब आपको मिल सकते हैं जो आपके मन में न जाने कब से होंगे। तो इन सभी बातों को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ इस खास चौपाल में खास मेहमान मौजूद हैं जो आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे आज। और हमारे साथ मेडिकल चौपाल में जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं उससे आपका तारुफ करवा देते हैं। विजय शुक्ला जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश चौरसिया जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के पांडे जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप त्रिपाठी जी और रोहित अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के इस चौपाल की शुरुआत रोहित जी से ही करेंगे जो आज हमें न्यू स्पीड जो इंस्टीट्यूट है इसकी शुरुआत कैसे हुई और यहाँ पे उनका लक्ष्य क्या है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, उसकी जानकारी रोहित जी हमें देंगे। रोहित जी, जो सवाल मैंने आपसे किया है कि आपके इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत कैसे हुई, आपका लक्ष्य क्या है, कैसे बच्चों को आप आगे पढ़ाते हैं और कैसे बढ़ाते हैं, क्या डिफिकल्टीज आती हैं आपके सामने भी और उन बच्चों के सामने भी जो आपके पास आते हैं अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए। न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट की शुरुआत 2006 में हमने इस इरादे के साथ की थी कि हम बच्चों को सिस्टमैटिक और क्वालिटी एजुकेशन देंगे और इसी लक्ष्य के साथ हमने चलना शुरू किया। किस तरीके से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, किस तरीके का मटेरियल दिया जाए, कौन सी सेलेक्टिव चीज़ें उनको बताई जाएं, कौन सी चीज़ें उनको ना बताई जाएं, टेस्ट सीरीज़ को किस तरीके से लिया जाए, बच्चों के रिजल्ट्स को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, बच्चों का एग्ज़ाम के प्रति जो डर है वो कैसे कम हो, बच्चों का पढ़ाई के प्रति जो रुझान है वो कैसे बढ़े, कैसे वो सही दिशा में आगे बढ़ें, गलत दिशा में बिल्कुल भी ना जाने पाएँ। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2006 में मैंने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और आज जिस उद्देश्य को लेकर इसको चालू किया गया था, मैं समझता हूं कि मैं इस चीज में कामयाब हूं। जी, यानी कि आपका जो सपना था वो कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है और इस फैकल्टी जो टीचिंग फैकल्टी होती है आपके इंस्टीट्यूट की, उसकी क्या खासियत है, इसके बारे में हम जानेंगे विजय शुक्ला जी से। विजय शुक्ला जी, आपकी टीचिंग फैकल्टी जो है और उसके जो अनुभव रहे हैं अभी तक के लिए, उसके बारे में जरा आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। और अपने टीचिंग अनुभव को अगर हम लोग देखें, शेयर करें, तो हमारी जो न्यू स्पीड की टीम है वो स्टूडेंट्स के लिए सबसे डेडिकेटेड टीम है। हम लोग पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को मॉरली सपोर्ट करने का भी प्रयास करते हैं। टीचिंग हमारा एक पार्ट है जिसको हम पूरी ईमानदारी से करते हैं। इसके साथ ही साथ हम बच्चों से जुड़ करके उनकी समस्याओं को भी समझने का प्रयास करते हैं कि उनका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, कौन सा वीक है और हम उसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं। और यही हम लोगों का एक्सपीरियंस काम आता है। जैसे रोहित अवस्थी सर का 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, राकेश चौरसिया सर का भी 15 से 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मेरा भी 17-18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, के पांडे सर और प्रदीप त्रिपाठी सर का भी 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस हम लोगों को बहुत काम आता है। ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है जो कि हम भी सीखते हैं, बच्चे भी सीखते हैं और हम लगातार समझ पाते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए और इसमें हम बहुत सफल भी रहे। बच्चे आ करके हमसे डिस्कस भी करते हैं कि सर इस पार्ट में हमको और अच्छा करना है, हम उन्हें सजेशंस देते हैं, बेहतर से बेहतर उन्हें क्वेश्चंस देने का प्रयास करते हैं। टीचिंग एक कला है, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग उसको बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और बच्चों का बड़ा सहयोग मिल रहा है और पेरेंट्स का भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। जी, और देखिए एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि मेडिकल एंट्रेंस जो एग्जाम्स होते हैं उसकी बच्चे तैयारी कैसे करें, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस को ही पार करना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। प्रदीप जी, इसके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो मेडिकल एंट्रेंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या जानकारी है आपके पास, वो जरा उनको बताइए। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात अगर की जाए तो जैसा कि इसका नाम नीट है, तो नीट एक एब्रिविएशन है। इसको अगर हम पूरा देखें तो ये है नेशनल
एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है जो मेडिकल कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। मेडिकल एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है, बड़ा ही चैलेंजिंग है, बड़ा ही रिस्पेक्टिव है। तो ये फील्ड बच्चों को निसंदेह अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि टोटल मेडिकल कॉलेज की बात अगर हम करें ऑल इंडिया में तो 542 मेडिकल कॉलेजेज हैं, जिसमें 235 मेडिकल कॉलेजेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के हैं। 80,055 सीट्स MBBS की हैं, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 31,772 सीट्स हैं। तो जो पर्याप्त मात्रा में है, काफ़ी सीट हैं, इसलिए सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और बच्चों को हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जो परीक्षा पैटर्न है नीट का वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, और इस ऑब्जेक्टिव पैटर्न में 45 क्वेश्चन फिजिक्स से और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 90 क्वेश्चन बायो से पूछे जाते हैं। बायो निसंदेह विज्ञान है, साइंस है, और मैं बायोलॉजी का स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो बायो के जो क्वेश्चंस हैं ये थ्योरेटिकल होते हैं। कुछ एक पोर्शन हम छोड़ दें, जैसे जेनेटिक्स का पोर्शन है, कुछ क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बन जाते हैं जो न्यूमेरिकल की श्रेणी में जाते हैं। तो एक ऐसी परीक्षा जिसके 50% क्वेश्चन थ्योरेटिकल पोर्शन से पूछे जाते हैं, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क निर्धारित किए गए हैं, और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए, जो इनके क्वेश्चंस गलत होते हैं, उसके लिए 25% की माइनस मार्किंग है, एक क्वेश्चन की माइनस मार्किंग है। और इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो PCB के साथ इंटरमीडिएट है, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए PCB कंबाइंड 50% का मार्क होना चाहिए, और अगर वो OBC SC कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 40% मार्क इसमें होना चाहिए। और 1 अगस्त को नीट 2021 की परीक्षा की डेट आ गई है, हालांकि अभी फॉर्म नहीं आए हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अगर हम एज को लेकर के देखें तो 21 के दिसंबर में कैंडिडेट को मिनिमम 17 इयर्स का होना चाहिए। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई है अभी। 2020 में एक मैनेजर साहब बैंक से रिटायर्ड थे, वो उन्होंने क्वालिफाई किया था इस परीक्षा को, MBBS कर रहे हैं वो, तो अपर लिमिट एज की नहीं रखी बिल्कुल गई। प्रदीप जी, आपने बोला कि वो क्वालिफाई कर रहे हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल की परीक्षा देना चाहते हैं और मेडिकल की तैयारी भी कर रहे हैं वो, लेकिन अगर वो इस तैयारी को कर रहे हैं और मेडिकल में अपना एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट उनकी पसंद क्यों बने? न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट में कि उनकी पसंद क्यों बने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट में मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, जैसे कि शुक्ला सर ने आपको बताया कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और किसी चीज देयर इज नो एनी शॉर्टकट फॉर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो सारे टीचर्स बिल्कुल निर्धारित समय के अंदर कोर्स कंप्लीट कराते हैं। प्लस मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना भी एक आर्ट है। उसको न केवल सब्जेक्ट आना चाहिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि 180 क्वेश्चंस आते हैं। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस फील्ड के लिए। और एक और सवाल फिर आता है मन में कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, जो हिंदी मीडियम में जिन्होंने अपनी एजुकेशन ग्रहण की होती है, लेकिन उनके लिए फिर अगर मेडिकल क्षेत्र में आना हो जाए तो बहुत टफ हो जाता है, टफ चैलेंज हो जाता है। तो इसका जवाब मैं के पांडे जी से लेना चाहूंगी। के पांडे जी, उन बच्चों के लिए क्या जो हिंदी मीडियम से आते हैं आपके पास, क्योंकि अगर वो मेडिकल में आते हैं तो उन्हें अंग्रेजी की बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसी बुक्स आती है जिन्हें उन्हें देखना होता है, समझना होता है, तो उनके लिए कैसे तैयारी आप करवाते हैं? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न जो है जायज है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, पहले तो ये हुआ करता था, डरते थे कि नहीं हिंदी मीडियम के बच्चे जैसे सोचते थे कि भाई हम नीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पहले जो हिंदी मीडियम या यूपी बोर्ड कह लीजिए, उनका कोर्स का सिलेबस कुछ अलग हुआ करता था और एनसीईआरटी का सिलेबस कुछ अलग हुआ करता था, और यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अभी कुछ सालों से, 2-3 सालों से जो यूपी बोर्ड का जो कोर्स है वो और जो AIPMT या CBSE का जो कोर्स है लगभग ऑलमोस्ट सेम कर दिया गया। तो हमें जहाँ तक लगता है उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक मिथ है, एक मिथक है, भ्रम है कि नहीं यूपी बोर्ड का बच्चा
मेडिकल में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकता, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा ज़्यादा हो सकता है। मेरा मानना है कि एक भ्रम है, क्योंकि बच्चे, हमने जो देखा है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि सिलेक्शन जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उनमें 50-50% योगदान दोनों का है। 50% बच्चा यूपी बोर्ड का भी है, 50% बच्चा सीबीएसई बोर्ड का। तो मेरे हिसाब से जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। हाँ, उनको एक बेसिक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लैंग्वेज एकाएक चेंज होता है। कोचिंग में हम लोग भी क्या करते हैं कि हिंदी में ही पढ़ाते हैं, नोट्स जो बनवाते हैं वो इंग्लिश में बनवाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत आसानी हो जाती है कि हिंदी में चीज़ों को सुन करके इंग्लिश में नोट्स बना लेते हैं। फिर जब उस नोट्स को पढ़ते हैं तो उनको सारी कुछ जितनी भी बातें हम बताते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो मेरा मानना है कि उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हमारी जो न्यूज़स्पीड इंस्टीट्यूट में जहाँ तक हम देखते हैं, जैसे उनको फिजिक्स बहुत टफ लगता है, तो फिजिक्स की कुछ ऐसी बुकलेट हमने बना रखी है या हमारे संस्थान ने बना रखी है कि जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड है। तो ये बहुत बेहतर हुआ उन बच्चों के लिए जिन्हें दिक्कत होती है हिंदी मीडियम से आकर इंग्लिश में उन बुक्स को पढ़ना, जो शायद उन्होंने पहले पढ़ी नहीं होती, उतने टफ वर्ड्स होते हैं मेडिकल साइंस के, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। उसको सरल बनाने के लिए हमने यही कर रखा है। और एक और सवाल आता है कि देखिए आजकल ऑनलाइन क्लासेस का जमाना है, बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन फिर एक बड़ा फर्क ये भी समझना चाहते हैं वो बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनमें से उनके लिए बेहतर कौन सी क्लासेस रहेगी तकनीकी तौर पर। राकेश चौरसिया जी, आपसे सवाल है मेरा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मैडम आपने। आज के सीन में तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बहुत अच्छा चल रहा है और दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं जी। ये बच्चों की चॉइस पे डिपेंड करता है वो क्या सेलेक्ट करते हैं। जहां तक मैं ऑनलाइन की आपसे चर्चा करूं तो जो बच्चे कोचिंग संस्थान तक नहीं आ सकते हैं या कुछ उनको प्रॉब्लम है यहाँ तक आने में, तो वो लोग ऑनलाइन मोड पर जाते हैं, ऑनलाइन अपनी क्लासेस करते हैं। तो और ऑनलाइन का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है, कभी कभी नेट की प्रॉब्लम आती है। अगर बच्चों ने ब्रॉडबैंड लगवा रखा है तो ये प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो जाती है। अब जहां तक हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में हमको सबसे बड़ा एक फायदा ये होता है कि बच्चे को एक क्लास की फीलिंग मिलती है, एक एटमॉस्फेयर मिलता है उसको अपनी क्लास करने के लिए। ऐसे 6 घंटे आसानी से वो क्लास कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर 6 घंटे बैठ के वो लैपटॉप में या मोबाइल पे देखेगा तो उसके लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और एक आपको एग्जाम्पल मैं इस चीज का देना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये उसी तरह से हमारी बात हो गई जैसे आप क्रिकेट मैच स्टेडियम में देखें और अपने घर पे देखें तो जो डिफरेंस आपको लगेगा, आप जब उसका असली आनंद तभी होता है जब उसको हम स्टेडियम में जाके देखते हैं। घर पे तो हम देख भी रहे हैं, कुछ काम भी करते चले जा रहे हैं, तो एक बेसिक डिफरेंस है। लेकिन दोनों का अपना अपना अलग अलग फायदा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन खराब है, बस ये है कि एक ऑफलाइन का एक सबसे बड़ा फायदा और मैडम मैं आपको बताऊं कि ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर से बच्चे का इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। बच्चे ने क्लास करी, उसको प्रॉब्लम आई, क्लास के बाद मेरे पास मेरे चैम्बर पे आया, सर से आके उसने डिस्कस कर लिया। ये सारी फैसिलिटी हमको ऑनलाइन में नहीं मिल पाती जबकि ऑफलाइन में हमको मिलती जी। ये बात। और देखिए एक सवाल बहुत अच्छा ये भी मेरे मन में आ रहा है कि इस बार जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, विजय शुक्ला जी आपसे मेरा सवाल बनता है वो बच्चे कैसे तैयारी करें इस बार, क्योंकि बहुत टफ एग्जाम्स आजकल होते हैं। बच्चों को ऐसे में खुद को प्रिपेयर करना, खुद को हर एक उस चीज के लिए तैयार करना जो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है इस फील्ड में, कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करें इन एग्जाम्स के लिए, नीट के एग्जाम्स के लिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सिर्फ 2 शब्दों पर टिका हुआ है, एक स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी जी। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चों की स्पीड बहुत अच्छी है लेकिन एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती। मतलब वो पेपर को जल्दी कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है लेकिन स्पीड नहीं अच्छी होती, तो पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो उनको इन 2 चीजों पर बहुत फोकस करना होगा और इसके लिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, अगर उसको कई बार वो लगाते हैं तो हम लोग प्रयास यही करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस उनको दिए जाएं जो रिलेवेंट हैं और वैसे ही क्वेश्चंस उनको नीट में मिले। प्लस साथ में वो टेस्ट सीरीज को प्रॉपर दें, जो भी टेस्ट वो दे रहे हैं उसका वो बार बार रिवीजन करें। बच्चे एक गलती बहुत बड़ी करते हैं कि टेस्ट सीरीज को देने के बाद वो उन पेपर्स को दोबारा रिवाइज नहीं करते। मैं बच्चों से एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता हूँ, सभी बच्चों से जो नीट एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक काम करें कि जैसे कि मान लीजिए उन्होंने एक टेस्ट दिया, उनके जो भी मार्क्स आए, 500 आए, 600 आए, जो भी मार्क्स आए,
इसके बाद वो हफ्ते भर के बाद या 15 दिन के बाद फिर से उसी टेस्ट को घर में बैठ करके दें मतलब रिवीजन बहुत जरूरी उन बच्चों और के लिए। ये देखें कि क्या उनके 720 में 720 मार्क्स आ रहे हैं। वो पाएंगे कि जो टेस्ट उन्होंने 15 दिन पहले दिया था, जब वो 15 दिन बाद फिर उसे देंगे तो फिर उनके 720 में 720 मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब है वो कुछ सिली मिस्टेक्स कर देंगे। तो सिली मिस्टेक्स ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों का जो सिलेक्शन रुकता है वो सिली मिस्टेक से ही रुकता है। या वो प्रिपरेशन उनकी अच्छी है, हाँ। लेकिन वो पेपर में उसे उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो मैं बार बार बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि जितनी बार आप सिलेबस को अपने रिवाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी को आप बायो में जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार आप रिवाइज करिए। मत सोचिए कि हमने एक बार कर लिया है बहुत है, ये एनफ बिल्कुल नहीं है। आप जितनी अधिक से अधिक बार उसको रिवाइज करेंगे अपने सिलेबस को, आपके रिफ्लेक्सेस उतने स्ट्रांग होंगे और रिफ्लेक्सेस जितने स्ट्रांग होंगे पेपर में गलतियों के चांसेस उतने ही कम होंगे। और इससे जितना आप सीखते हैं उतना आप आगे बढ़ते भी हैं। और रोहित जी से मैं एक सवाल और ये करना चाहूंगी। रोहित जी, देखिए आप न्यू स्पीड जैसा एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जहां पर लाखों बच्चे आपके सामने रोजाना आते हैं, हर साल नए बच्चे होते हैं जो पास आउट होते हैं वहां से। लेकिन इन सब के बीच में सालों साल जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो आप अपने इंस्टीट्यूट को कैसे अभी तक चेंज करते आए और आगे क्या भविष्य में आप और उसे बेहतर करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट को कितना और मॉड्यूलेट करना चाहते हैं जिससे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में और आसानी हो जाए? देखिए ऐसा है, जब इंस्टीट्यूट शुरू किया था हाँ। तब जो पोजीशन थी और आज की जो पोजीशन है उससे बहुत बड़ा डिफरेंस है। तब हम लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ाना, नॉर्मल सीट्स, नॉर्मल बिल्डिंग, नॉर्मल क्लासरूम, नॉर्मल बोर्ड, ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल टाइप की थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, बच्चों की डिमांड और माहौल का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने धीमे धीमे चीज़ों को चेंज किया। आज पूरा न्यू स्पीड सेंट्रली एसी है और डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई होती है। सारी बुकलेट्स वेल इन टाइम प्रिंट करके बच्चों को दी जाती हैं। जिन बच्चों को हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम है उनको मिक्स लैंग्वेज में बुकलेट्स दी जाती हैं। उसके अलावा पहले टेस्ट सीरीज में हम लोग मैनुअल कॉपियां चेक करते थे, कभी कभी 3 दिन बाद रिजल्ट आ पाता था। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हम अगर संडे को टेस्ट ले रहे हैं तो हम मंडे मॉर्निंग रिजल्ट दे रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में शायद हम सेम डे एंड ऑन द स्पॉट रिजल्ट देंगे जी। मतलब बच्चे ने स्टूडेंट ने अपना पेपर खत्म किया और वो मे भी सोच ही रहा हो कि मेरा पेपर कैसा हुआ, कितना नंबर आएगा, कितना नहीं आएगा, और उसके मोबाइल पे उसका नंबर फ्लैश कर जाए। और इस जानकारी के साथ कि फिजिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया, बायो में कितना आया, फिजिक्स में कितना अटेम्प्ट किया, कितना गलत कर दिया, कितना सही कर दिया। सिमिलरली केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी कितना कितना अटेम्प्ट किया, कितना गलत कर दिया। मतलब रिजल्ट इन डिटेल। कहने का मतलब है कि हम और बारीक चीजों पर जा रहे हैं। नो डाउट हर परिवर्तन में समय लगता है, बिल्कुल। कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो जाती। तो जो भी चीजें परिवर्तित हो रही हैं वो थोड़ा समय ले रही हैं, पर हम लोग जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि हम तब भी काफी तेजी से चेंज कर रहे हैं। और अभी कानपुर में न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट काकादेव में है जी। काकादेव से मेरा मतलब है नॉर्थ कानपुर जी। और साउथ कानपुर में हम लोगों ने सेंटर डाल दिया है। और हमारा इरादा ईस्ट कानपुर में जाने का है निकट भविष्य में। उसके अलावा यूपी के तमाम ऐसे शहर जो शिक्षा का मुख्य केंद्र हैं, हम लोग बहुत ही जल्दी वहां पर अपने सेंटर्स बहुत ही जल्दी डालने वाले हैं। बहुत ही जल्दी का मतलब है 2021-22 के बीच में वहां पे सेंटर्स पड़ जाएंगे। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज सेंटर से। इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को नियुक्त करने का प्लान किया है, जिसमें ऑफिस मेंबर्स भी होंगे, मैनेजर्स भी होंगे, साथ ही साथ फैकल्टी मेंबर्स भी होंगे। क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो लोग इन कामों के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो आने से पहले ये जरूर तय कर लें कि उनके पास क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब अगर टीचर आना चाहते हैं तो क्वालिटी के साथ आएं, अदरवाइज आए ही ना। अगर मैनेजर्स आना चाहते हैं तो क्वालिटी के साथ है, मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम न्यू स्पीड जाएंगे तो हम वहाँ काम संभाल लेंगे। ऐसा ना हो कि वो आ तो जाएं और फिर यहाँ पे आके उन्हें वापस जाना पड़े। बिल्कुल, ये बात तो यानी कि पूरी तैयारी है आपकी। और रोहित जी, और इसी के साथ के जी के पास हम चलना चाहेंगे।
आपसे सवाल ये बनता है, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, बीपीएल कार्ड होता है उनका, और उसके बाद वो जब मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उनको ये लगता है बहुत लंबा खर्चा आ जाएगा, इतना लंबा खर्चा हम कैसे उठाएंगे। तो उन गरीब तबके से आए उन छात्रों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं ताकि वो भी यहाँ पर आए और डॉक्टर बने, मेडिकल क्षेत्र में आकर अपना नाम रोशन करें वो? जी बिल्कुल मैडम, हमने जो है शुरू में जो हमारा जो जीवन रहा गांव में कुछ दिन मैंने बिताया, तो वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को भी मिली। बहुत करीब में देखने को मिला कि लोगों के पास पैसे के अभाव की वजह से लोग तैयारी नहीं कर पाते थे। तो मेरा जो अनुभव मिला वहाँ से, जब मैं कोचिंग फील्ड में आया, मैंने अपने सीनियर सर लोगों से भी, रोहित सर से, विजय सर से, राकेश चौरसिया सर से, त्रिपाठी सर से, सबसे आपस में डिस्कस किया कि नहीं भाई इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो सर लोगों ने तुरंत सहर्ष उसको स्वीकार किया, और आज हमारे संस्थान में जिसके पास बीपीएल कार्ड है उनको हम मुफ्त में शिक्षा देते हैं। इवन में स्टडी मटेरियल भी मैं मुफ्त में देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो वास्तव में उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, फिर भी उनकी कैपेसिटी नहीं है, इकोनॉमिकली वे वीक हैं, तो उनको भी हम लोगों ने एक स्पेशली उनके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट चला रखा है। उस स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या है कि वो हमारे टेस्ट देंगे, उनके जो नंबर आते हैं उन परसेंटेज के बिहाफ पर हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं, और मिनिमम इतना स्कॉलरशिप जरूर देते हैं जिससे उनके साल भर के पढ़ाई का खर्च निकल आए। उसमें हम टेस्ट में प्राइज भी दे करके उनको स्कॉलरशिप ही एक तरीके से देते हैं। जैसे टेस्ट में उनका अच्छा रिस्पांस है तो मैं उसको प्राइज के रूप में दे देता हूँ। तो कहने का मतलब उनका पूरा सपोर्ट हम लोग करते हैं, तो जिससे क्या है कि बच्चों को पढ़ाई में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती। तो हमारा ये मानना है कि यदि बच्चा पढ़ना चाहता है और डॉक्टर बनना चाहता है, तो इकोनॉमिकली यदि वीक है, फिर भी वो इंस्टीट्यूट संस्थान हमारे न्यूज स्पीड में यदि आता है तो उसको पैसे से दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग पूर्ण रूप से उसका सहयोग करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके मदर फादर नहीं है या सिंगल पेरेंट्स, तो उनका भी हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ परसेंटेज रिबेट देते हैं, उनको फीस में कुछ छूट देते हैं। जी, और देखिए एक अबाउट टेस्ट सीरीज, ये सवाल भी होता है बहुत से लोगों के अंदर, तो इसका जवाब मैं राकेश जी से लेना चाहूंगी। पूछा मैडम आपने, एक्चुअल में क्या है, जैसे जितना बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी है उतना ही टेस्ट देना भी जरूरी है। कि आपने 15 दिन में अगर महीने भर में जितना पढ़ा तो आपने कितना उसको ग्रैप्स किया, अब उसके बाद वो जब एग्जाम देगा तो वो कैसा उसकी परफॉर्मेंस है, ये बहुत जरूरी फैक्टर है जिसको बच्चे अक्सर लैग करते हैं और उसको अवॉइड करते हैं टेस्ट देने से। टेस्ट देने से बच्चों को भी फायदा होता है कि उनका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा उनका यूनिट वीक है, कौन सा टॉपिक उनका वीक है। टीचर्स को ये पता चलता है कि हमारा बच्चा कहाँ पर वीक है, उसके साथ इस टॉपिक पे कितनी मेहनत की जाए। पेरेंट्स को भी हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो मेरा बच्चों, आपके चैनल के माध्यम से मेरा बच्चों से ये कहना है कि जितना पढ़ाई जरूरी है उतना ही टेस्ट देना जरूरी है। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए टेस्ट देने से एक सबसे बड़ा फायदा हमको ये होता है कि हमारे इस नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चन आते हैं और 180 मिनट हमको मिलते हैं, यानी 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन इससे भी कम समय मिलता है क्योंकि आधा घंटा हमारा जाता है, यानी 30 मिनट्स हमारे जाते हैं सर्किल को भरने में और उसके नाम भरने में और रोल नंबर भरने में, टीचर के साइन करने में। आप ऐसे सोचिए कि एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से कम समय मिलना है और क्वेश्चन को पढ़ना है, फटाफट उसका आंसर भी देना और सही आंसर देना है। तो इतने कम समय में चीजों को बहुत अच्छे से करने के लिए जब तक हम टेस्ट नहीं देंगे, जब तक उसकी प्रैक्टिस हमारी नहीं होगी, तब तक हम अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। जो हमें सक्सेस मिलनी चाहिए वो हमको बहुत अच्छे से नहीं मिल पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टेस्ट देना उतना ही जरूरी है जितना ज्यादा आपका पढ़ाई जरूरी है। और जैसे सर ने, शुक्ला सर ने भी आपको बताया कि टेस्ट देने से एक सबसे बड़ा बच्चों को ये फायदा होता है कि स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होती है, उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एग्जाम दे के बच्चे आते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमसे मिलते हैं कि सर 180 क्वेश्चन थे, आते हमको सारे थे, लेकिन हम 25-30 क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे, और इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप पेपर दे रहे हैं, इसका एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पे। रोहित जी के पास मैं चलना चाहूंगी। रोहित जी, आपसे मेरा एक सवाल ही बनता है कि देखिए बहुत से जो बच्चे आते हैं, जैसे कि अभी बोला राकेश जी ने कि उनको टाइम लिमिट के बारे में कोई अनुभव नहीं होता है, वो समझ नहीं पाते उनको कितना टाइम किस चीज के लिए देना है। ऐसे में एक शॉर्ट तरीके से अगर आपसे समझना चाहे तो बच्चे किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करें, माइंड मेकअप करें, जिससे अगर वो एग्जाम्स में बैठते हैं तो 1 या 2 या हो सकता है फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर ले जाएं इस एग्जाम को। कोई उनके लिए टिप्स छोटी सी? उनके लिए टिप्स तीनों सब्जेक्ट में मैं ये समझता हूँ
मेरा ये मानना है, मेरा विश्वास भी है इस बात पर कि बच्चों के रिफ्लेक्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उससे क्वेश्चन आता तो है, उसका पढ़ा हुआ तो है, लेकिन अभी वो पहले सोच रहा है, फिर उसको याद आ रहा है, फिर वो टिक लगा रहा है, तब तो टाइम निकल जाएगा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस उसके रिफ्लेक्स में होने चाहिए, और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो उसके रिफ्लेक्स में हैं वो रिलेवेंट होने चाहिए। यानी कि वो पहले एग्जाम में, नीट में, सीबीएसई में, एएमयू में, बीएचयू में, या जिपमर में, या एम्स में, या मणिपाल में, या सीटी कर्नाटका में जितने भी सवाल आ चुके हैं, आज नीट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिपमर में जो क्वेश्चन आया था वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एम्स में आया था, जो मणिपाल में आया था, जो एएमयू में आया था, जो बीएचयू में आया था, वो सारा क्वेश्चन, भले या सारा एग्जाम मिलकर नीट बन गया है, लेकिन वो जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो सब उसके रिफ्लेक्स में अगर होगा तो मैं दावा करता हूं कि एग्जाम में जो भी सवाल आएगा वो उसका पढ़ा हुआ होगा। बिल्कुल, यानी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, पहले से अगर करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और प्रदीप से आपसे एक फाइनल कमेंट ले लेना चाहती हूँ मैं, आपकी तरफ से बच्चों के लिए क्या जरूरी है अगर वो मेडिकल क्षेत्र में जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज? मेडिकल के क्षेत्र में अगर वो जाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो उनको एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए बायोलॉजी में। और टाइम मैनेजमेंट के लिए, जैसे आपने पूछा, रोहित सर ने बताया आपको, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जब भी वो क्वेश्चन करें तो पहले उनको बायो को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बायो में क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं तो इससे उनका काफी समय बच जाता है। और पिछले साल के पेपर्स अगर आप देखें तो पेपर बिल्कुल बैलेंस होते हैं, और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो कम समय में निकल जाएं। और कभी भी बच्चे को क्वेश्चन करते समय किसी एक क्वेश्चन पर रिजिड होकर रुकना नहीं चाहिए, यानी कि आगे उनको बढ़ते बिल्कुल रहना बिल्कुल चाहिए। निरंतर कंटिन्यूअसली उनको आगे बढ़ते रहना के चाहिए। पांडे जी, आपसे आखिरी ये जवाब लेना चाहूंगी कि बच्चे आपके हिसाब से कैसे खुद को तैयार करें? बच्चे मेरे हिसाब से जैसे हम लोग थियरी पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा जो प्रेशर होता है या जो दबाव होता है वो क्वेश्चन ज़्यादा लगाएं, क्योंकि एग्जाम में फाइनली क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन के थ्रू यदि वो तैयारी करते हैं तो हमें लगता है वो ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। जैसा कि हमारी संस्थान ने एक प्लान चला रखा है, हम लोगों ने अभी जस्ट 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले स्टार्ट किया। हमारे यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ है, जिसका टाइम हमने बिल्कुल शाम को 4 से 8:30 रखा है। उसमें इंटरवल भी नहीं है। हाँ, इंटरवल भी नहीं। और उसमें हम क्या करते हैं, 1 घंटे फिजिक्स 1.5 घंटे रखा, क्योंकि वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, लगाना पड़ता है, तो 1.5 घंटे की क्लास फिजिक्स की होती है, 1 घंटे बायोलॉजी की, फिर 1 घंटे केमिस्ट्री की। और हमने एक प्लान बना रखा, जैसा सर ने कहा कि बच्चों के क्वेश्चन रिफ्लेक्स में होना चाहिए, रोहित सर ने कहा, तो हम लोग क्या करते हैं, करीब 9 से 10 हजार क्वेश्चन का उन्होंने हमको शेड्यूल दे रखा है, पहले से शेड्यूल दे दिया है कि भाई इन टॉपिक का क्वेश्चन हम अगले दिन कराएंगे। बच्चा पहले से करके आप उनको बता देते हैं कि क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। हाँ, और उनके लिए उन्हें तैयारी पूरी रखनी चाहिए। विजय जी, आपका फाइनल कमेंट और बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय की बहुत कमी है। जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चे अधिक से अधिक प्रैक्टिस पर फोकस करें, जितनी बार वो चीजों को रिवाइज कर सकते हैं उन्हें अच्छा से रिवाइज करें, और पेरेंट्स भी उन्हें जरूर मोटिवेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है परिवार का सपोर्ट। पेरेंट्स केवल स्टूडेंट अपने बच्चों का एडमिशन करा दें कोचिंग में, इतना ही काफी नहीं होता, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करें, उनसे लगातार उनको बूस्टअप करें। बहुत सारे बच्चे थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन वो भी आगे जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को लगातार मोटिवेट करें। कहीं कोई समस्या है तो हमसे जरूर संपर्क करें, हम लोग उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करें। बिल्कुल, तो 3 चीजें आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। एक तो आपके परिवार का साथ बहुत जरूरी है, आपकी लगन बहुत जरूरी है, और अगर आपको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो न्यू स्पीड में जाकर अपने आप को और बेहतर तरीके से पॉलिश कर सकते हैं, तो वहां पर जाइए, एडमिशन लीजिए और मेडिकल की परीक्षाएं दीजिए, उत्तीर्ण कीजिए।